नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले पंजाब से जुड़ी बात। नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी सफर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और बीजेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई है। केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट किया कि क्या नवजोत सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इसको लेकर कई अफवाहें हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस तरफ हमारा पक्ष रखूं। हमारे मन में सिद्धू जी के लिए बहुत सम्मान है। वो पिछले हफ्ते मुझसे मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि वो एक अच्छे इंसान हैं और एक महान क्रिकेटर। वो पार्टी में शामिल हों या ना हो, उनके लिए मेरा सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। और आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम को लेकर चर्चा लगातार चल रही है कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। ये भी बात सामने आई थी 15 अगस्त को वो जाएंगे, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब तक। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने अपने 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, पर इस बार भी पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर यहां नदारत रहे। पंजाब में 2017 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के ऐलान में आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आज आम आदमी पार्टी दूसरी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही है। पहले लिस्ट में 19 लोगों का नाम था। दूसरी लिस्ट आज जो जारी हो रही है, इसमें 13 कैंडिडेट्स का नाम है और इन 13 कैंडिडेट हैं पंजाब की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, पंजाब की परिस्थितियों में। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए अभी तक अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक उनकी पार्टी में उम्मीदवारों का घोषित होना कोई इशू नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके मुताबिक उनके यहाँ पर एक सिस्टम है। साढ़े कैंडिडेट ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ 4-4 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट में 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी में मतभेद के सुर भी उभरे थे। पंजाब आप के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी पहले लिस्ट में कुछ गलत व्यक्तियों को टिकट दिए जाने की बात कही थी। आपने जब अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, उस वक्त सुच्चा सिंह छोटेपुर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और छोटेपुर दूसरी लिस्ट के जारी होने पर भी नहीं दिखे। राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी रुचि पंजाब में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ सियासी लड़ाई में है। जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब का रुख किया है, ऐसा कम ही होता है कि सुखबीर बादल अपनी रैलियों या कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी को कोसना भूल जाए। अमृतसर में ये भी देखने को मिला। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की रुचि पंजाब में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ सियासी लड़ाई लड़ने में है। कांग्रेस पर बरसते हुए तो सुखबीर बादल यहाँ तक कह गए कि कांग्रेसी हार मान चुके हैं और कांग्रेसी नेता 2017 की नहीं बल्कि 2022 की तैयारी में जुटे हैं।
सुखबीर के बोल सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि अकाली दल सूबे में सियासी जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की नई सियासी पारी को लेकर सस्पेंस जारी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिद्धू अपना फैसला खुद लेंगे, उनसे कोई समझौता नहीं हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सिद्धू से हमारा कोई लेना देना नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू की नई सियासी पारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे उसका फैसला वो खुद करेंगे। उनके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। पर जिस प्रकार से राज्यसभा की सीट से हटने का निर्णय उनका अपना निर्णय था, उनका स्वयं का निर्णय था, आगे के राजनीतिक सफर को तय करने का भी निर्णय उनका खुद का होगा। राजनीतिक संगठन होने के नाते और आप लोगों के साथ संवाद और संबंध में होने के नाते हम यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ये जानकारी हमें मिलेगी कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सर्वप्रथम सूचित किया। हम इस बात से डिनाई करते हैं भाई साहब कि इस आम आदमी की पार्टी में, आम आदमी के संगठन में किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं होता है। दौड़ वहीं से शुरू होती है जहां स्टार्ट लिखा होता है। कांग्रेस, अकाली दल और उसकी सहयोगी बीजेपी सिद्धू की सियासी इनिंग को लेकर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू किसी भी पार्टी में जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के सियासी कद को बड़ा नहीं मानते। नवजोत सिंह सिद्धू जाने ते केजरीवाल जाने, मेरा तो किसी साडा तो आपकी पार्टी ने मैं की कराऊं तो वो अपनी गल है। नवजोत सिद्धू साडे पार्टी का तो मैंबर नहीं। कई बारी उन्हां दा सोचण दा सवेर नूं नज़रिया होर हुंदा, शाम नूं होर हुंदा। सो मैं उन्हां दे नज़रिए ते कोई ज़्यादा नहीं कहना इस मुद्दे दे उत्ते। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी के राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद सिद्धू सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आए। बीजेपी की सदस्यता से सिद्धू ने इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर सिद्धू जोड़ा अभी दुविधा में नजर आ रहा है। ऐसे में सिद्धू को लेकर सियासत सरगर्म है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बात हिमाचल की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं टीएस ठाकुर, उन्होंने आज शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। सीजेआई टीएस ठाकुर ने न्यायिक अकादमी के छात्रावास ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त शिमला से लाइव हैं। मोहित, सीजेआई हिमाचल के दौरे पर है, वो शिमला में है और इस दौरान उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा न्यायिक अकादमी के छात्रावास का उद्घाटन भी किया है, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये उन्होंने करीब 10 बजे जो है ये आधारशिला रखी है लॉ यूनिवर्सिटी की। ये पहली जो लॉ यूनिवर्सिटी होगी जो है जो फुल फ्लैश जो है वो काम करेगी। इसके बनने में हालांकि समय लगेगा। इसके अलावा जो उद्घाटन किया है वो हॉस्टल्स का किया है। इसी जगह पर शिमला से करीब 18 किलोमीटर दूर है ये जो जगह जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनेगी, और बेहद शांत इलाका है और खूबसूरत इलाका है, जो कि कह सकते हैं कि आसपास जो है फॉरेस्ट रेंज एरिया है और उसके बीच में जो है ये बना है, और नेशनल हाईवे को भी ये टच करता है। जो यहाँ से कुल्लू, मनाली या कांगड़ा जो शिमला से नेशनल हाईवे जाता है उसको ये टच करता है। तो एक अनोखी पहल कह सकते हैं इसे। ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी यहाँ पर, और कई भविष्य जो है छात्रों के यहीं से बढ़ेंगे है। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। इसके अलावा छात्रावास का उद्घाटन भी किया है। और नर्सिंग को डोपिंग मामले में इस महीने के शुरू में नाडा से क्लीन चिट मिली थी, जिसके बाद फैसले को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा ने कैश में चुनौती दी थी, लेकिन कई घंटे की सुनवाई के बाद कैश ने नरसिंह पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। वहीं इस फैसले के बाद नरसिंह यादव रोने लगे, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। नरसिंह यादव से अभी तक तो उसको पता नहीं था, थोड़ी देर पहले उसको पता चला है और मैंने बात करने की कोशिश की
तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो केवल रोए जा रहा था। और फिर हमने भी बहुत जिद नहीं किया बात करने की, और साथ के लोग थे, उनसे कहा भाई इसको संभालो, और फिर कल मिलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल निश्चित करेंगे, बहुत गंभीरता से करेंगे, और वो मांग पहले भी थी हमारी, अब और मजबूती से मांग करेंगे, क्योंकि नरसिंह यादव का तो जो होना था हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में अब किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जांच कराई जाए और इस नेक्सस को तोड़ा जाए, और जो इसका अपराधी है, जो दोषी है, उस व्यक्ति को बेनकाब किया जाए और देश के सामने उस व्यक्ति का नाम लाया जाए। नरसिंह यादव के बयान के बाद वाराणसी में नरसिंह के घर में मायूसी छाई है। नरसिंह यादव की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से जांच की मांग की है। अरे भैया, मेरे को पता चला कि मेरे बेटा को फिर इतराज हो गया, मेरे बेटा को फिर रोक लग गया। हम तो एकदम पागल हो गए। अभी खबर लगी हमको, हम तो एकदम बेहाल हो गई। मेरे मुंह से बात नहीं आ रही है कि कितना हमारे बेटे को टेंशन दे रहा है लोग। हमारा बेटा वहाँ पर पहुँच गया खेलने के मौका पर, कि इतना रोक लगा रहे हैं कि इतना सब लोग, हम लोग एकदम परेशान हो गए। रात से लेके अभी तक लेके कि फैसला दे दिया तो जीव खुशा चला, मेरा बेटा कल खेलेगा। अभी फिर इतना फिर हो गया, मेरे बात नहीं आ रही है मुँह से भैया। यही सुनने में आया कि नाड़ा जी ने मतलब फैसला सुना दिए कि वाडा जी ने कि नरसिंह यादव ने मतलब इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे। आज खेल के समय हम लोग को इतना खुशी था, खेल के समय ऐसा फैसला सुना, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। और इस खबर के बाद आज रियो में सिंधु के गोल्ड का मुकाबला है और ये उम्मीदें हैं भारत को 125 करोड़ भारतीयों की नजर सिंधु के फाइनल मैच पर होगी। और जब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी से कोर्ट में भिड़ेंगी भारत की शान सिंधु। सालों की मेहनत और जी तोड़ प्रैक्टिस के बाद सिंधु यहां तक पहुंची हैं और इसके पीछे सिंधु के द्रोणाचार्य पुलेला गोपीचंद ने कड़ी मेहनत की है। कैसे की है जीत के लिए सिंधु ने तैयारी और फाइनल में कैसा होगा मुकाबला, देखिए ये रिपोर्ट। दोनों बैडमिंटन के तेज और जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं। सिंधु का ये पहला ओलंपिक मैच है और उसने दुनिया के नंबर 2 और 3 को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। सिंधु दुनिया की नंबर 10 बैडमिंटन खिलाड़ी है, जबकि कैरोलिन मरीन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। सिंधु लंबी रैलियां खेलने में माहिर है, जबकि कैरोलिन तेज खेलने के लिए जानी जाती है। सिंधु के तेज और ताकतवर स्मैश का विपक्षी खिलाड़ी के पास जवाब नहीं होता है, तो कैरोलिन भी जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहती है। कोर्ट में सिंधु की फिटनेस जबरदस्त है, तो काफी एग्रेसिव प्लेयर के रूप में जानी जाती हैं कैरोलिन। सिंधु मैच में अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाती है, तो विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव बनाने के लिए हर जीत के बाद तेज आवाज में चीखती हैं कैरोलिन। She's up against a tough opponent in Carolina Marin tomorrow, and we'll give it our best shot and let's see how it goes. ये मुकाबला एक हाई प्रेशर गेम होगा। कौन सी खिलाड़ी दबाव में बिखरेगी और कौन सी खिलाड़ी दबाव में निखरेगी, वही इस मैच का विजेता डिसाइड करेगा। पीवी सिंधु दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। अब गोल्ड और उनके बीच दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी खड़ी है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस समय खेल रही हैं, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को नहीं हरा सकती। सिंधु और कैरोलिन मरीन के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। कैरोलिन ने 4 और सिंधु ने 3 में जीत हासिल की है। पिछली बार नवंबर 2015 में सिंधु और कैरोलिन के बीच हांगकांग में मुकाबला हुआ था, जिसमें कैरोलिन ने 21-17, 21-9 से जीत हासिल की थी। ओलंपिक के लिए सिंधु ने जीत की पूरी तैयारी भी की है, दिन रात मेहनत की है। सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद ने सिंधु को तपाकर सोना बना दिया है। कैसे की है सिंधु ने जीत की तैयारी? 12 साल से गोपीचंद की कोचिंग में खेल रही हैं। शुरू में सिंधु काफी डिफेंसिव थी, कोच के कहने के बाद भी वे एग्रेशन नहीं दिखाती थी। तब गोपीचंद पूरी एकेडमी खाली कराकर उन्हें घंटों चिल्लाने के लिए कहते थे। प्रैक्टिस के दौरान बाहर का पानी नहीं पीती हैं। एकेडमी में ब्रेड,
शुगर पूरी तरह से बंद है। यहाँ तक कि पसंदीदा चॉकलेट भी नहीं खा सकती है सिंधु। किसी भी गुरु को इसी लम्हे का इंतजार होता है। पीवी सिंधु जिस मुकाम पर खड़ी हैं, वहां उनके कोच गोपीचंद को भी उनसे गोल्ड मेडल से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है और गोपी उस तपस्या को जाया नहीं होने देना चाहते। वो अपने इमोशंस को इस समय पूरे तरीके से कंट्रोल किए हैं और उनका ध्यान फाइनल मुकाबले पर टिका हुआ है। सिंधु की मां कहती हैं कि उसे हैदराबाद की बिरयानी काफी पसंद है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से सिंधु का ये खाना भी बंद है। अब सिंधु की मां इंतजार कर रही हैं जब उनकी बेटी सोने का पदक लेकर घर आए और वो अपने हाथों से हैदराबादी बिरयानी उसे खिला सके। She likes paradise biryani very much. Definitely we will go after coming from Olympics. We have to go and enjoy with biryani. ब्राजील के रियो से अदिति त्यागी, जी मीडिया। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता नितिका महेश्वरी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव मौजूद हैं और नितिका के साथ यहाँ पर तमाम जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। नितिका, ये तमाम लोग जो हैं किस तरीके से चीयर अप करना चाहते हैं पीवी सिंधु को? बिल्कुल शमित, पर सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं उस कोच से जिन्होंने ट्रेनिंग भी दी है पीवी सिंधु को। जानना चाहेंगे सर, कब आप उनके साथ मिले थे, किस तरह की तब सिंधु की जो एफर्ट्स थी तब कितना करती थी और आज कहाँ पर देखते हैं आप उन्हें? मैं उसको जूनियर लेवल से जानता हूँ, जो 15-16 साल की थी, इधर नेशनल खेलने आई थी चंडीगढ़ में भी, और तब मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये साइना से कम नहीं होगी, ये साइना से भी बढ़कर करेगी, और आज वो सच साबित हुआ। सिंधु की जो क्वालिटी है वो पहले कद लंबा होने के कारण उसकी एजिलिटी में कमी थी, जो उसने ओवरकम की। उसके कोच गोपी ने उसके साथ पूरा काम किया। मेरे साथ वो कॉमनवेल्थ आइजल ऑफ मैन में भी गई है यूके में, वहाँ पे हमने गोल्ड जीता। आई वॉज द कोच ऑफ द टीम एंड मैनेजर ऑफ द टीम। तो सिंधु ने बड़ा ही नाम किया, और आज मुझे वहाँ पर भी हमारा जब तिरंगा लहराया था तो नेशनल एंथम गाया था, तो हमें भी उस समय सिरहन पैदा हो गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। और आज मैं चाहता हूँ कि वो सीन दोबारा हो जाए, क्योंकि मुझे ये उस समय का याद है कि जब ये तिरंगा हमने सबने लहराया था, और मैं भी साथ में जब राष्ट्रीय गान गाएगा तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पीवी सिंधु है और उनके साथ ही कोच सुरेंद्र महाजन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो तिरंगा लहराया था, और आज फिर से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा कोई बैडमिंटन में ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि गोल्ड आए टीम के लिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से दुआएं कर रहे हैं? हम भी चाहेंगे कि सिंधु का गोल्ड है, क्योंकि अभी फाइनल्स है और सबको एक्सपेक्टेशन है उससे गोल्ड की। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे होंगे मैच, कितना कॉन्फिडेंस उनमें लग रहा है, और किस किस चीज से आपको लग रहा है कि पूरी एफर्ट्स कर रही हैं सिंधु? वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, वो अपनी वीकनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, और वो ओपोनेंट टीम की जो गेम को बहुत ज़्यादा रीड करके प्लानिंग के साथ खेल रही है। उनका गोपीचंद सर बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करके उसको बता रहे हैं, और वो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी के साथ गेम खेल रही है। जी नितिका, यहाँ पर आपके साथ किस तरह से विशेष देना चाहेंगे? पूरा एक ग्रुप है। नितिका, आपके साथ यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है, तो गोल्ड की यहाँ पर उम्मीद हो रही है, क्यों ना यहाँ पर एक गोल्डन गीत हो जाए इस पूरे ग्रुप की तरफ से? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप कुछ सिंधु के लिए कुछ सॉन्ग गा सकते हैं। चक दे इंडिया, कुछ तो उनके लिए आप उम्मीद कर रहे होंगे। गो फॉर गोल्ड, वी वांट गोल्ड, बेस्ट ऑफ लक सिंधु। सिंधु जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से यहाँ पे चेयर अप किया जा रहा है, और इन लोगों को बहुत उम्मीद है पीवी सिंधु, और इनका कहना है कि गोल्ड मेडल पीवी सिंधु, गोल्ड की उम्मीद पीवी सिंधु से की जा रही है। और आज शाम मुकाबला है 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिका माहेश्वरी। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की। 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने जन सरोकार के मुद्दों को लगातार उठाया है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाया है। और आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर संगरूर की है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टर्स की लेट लतीफ़ी, दवाइयों की कमी और गंदगी का मुद्दा हमने जोर शोर से उठाया। दूसरी तस्वीर लुधियाना के सरकारी अस्पताल की है, निजी कमरों के किराए में 5 गुना का इजाफा हुआ। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, गरीबों को यहाँ पर इलाज करवाने में
मुश्किल आ रही थी। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जालंधर से है, सरकारी अस्पताल की। यहाँ पर डॉक्टर्स की लेट लतीफी की वजह से मरीजों को मुश्किलें हो रही थी और इस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया। चौथी तस्वीर फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर मरीजों के बेड पर फटी हुई चादरें, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या और दवाइयों की कमी को हमने दिखाया और महकमे का ध्यान इस तरफ खींचा। पांचवी तस्वीर करनाल के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर अस्पताल के अंदर और बाहर फैली गंदगी का मुद्दा हमने उठाया। और इसके अलावा छठी तस्वीर चंबा के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर बेड की कमी की वजह से मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। एक बेड पर 3-3 बच्चे यहां पर लेटाए जा रहे थे, जिससे परेशानी हो रही थी बच्चों को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।